लोकमान्य तिलक का राजनीतिक दर्शन। तो सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे लोकमान्य तिलक का राजनीतिक दर्शन। दर्शन क्या है इसमें? तिलक के राजनीतिक विचारों का क्रम उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सन 1989 में सदस्यता प्राप्त करने से प्रारंभ होता है। प्रारंभ में बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय की ही भांति तिलक भी उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, किंतु आगे चलकर उनके विचारों में आमूलचूल परिवर्तन आया। भारत में ब्रिटिश शासन के राष्ट्र विरोधी कार्यों ने तथा उनके स्वयं के राष्ट्रवादी विचारों ने उन्हें सदा के लिए उदारवादियों से अलग कर दिया। सन 1895 के बाद तो वे ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता और दयालुता के झूठे दम के विरोध में उठ खड़े हुए। उनके विचारों की उग्रता 1905 के बंग फंग के समय और भी मुखर हो उठी। बाल गंगाधर तिलक प्लेटो, अरस्तु और सिसरो की भांति के राजनीतिक दार्शनिक नहीं हैं। उन्होंने हीगल, ग्रीन्स और बोसाके की भांति किसी आदर्श राज का मॉडल भी प्रस्तुत नहीं किया है। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता उनके जीवन की मुख्य समस्या थी, इसलिए उनके विचारों और दृष्टिकोण में महान यथार्थवाद का तत्व देखने को मिलता है। किंतु वे मैकाइवली और हाब्स की भांति के यथार्थवादी भी नहीं थे। उन्होंने राजनीति में अनैतिकता का कभी भी समर्थन नहीं किया। तिलक के राजनीतिक विचारों पर उनकी प्रमुख तत्वशास्त्रीय मान्यताओं का प्रभाव है। वे वेदांती थे। उनके अनुसार वेदांत के अद्वितीय तत्व शास्त्र में प्राकृतिक अधिकारों की राजनीतिक धारणा निहित है। चूँकि परमात्मा ही परम सत्य है और सब मनुष्य उसी परमात्मा के अंश है, इसलिए उन सब में वह शक्ति अंतर्निहित है जो परमात्मा में पाई जाती है। इसलिए तिलक के अद्वैतवाद में स्वतंत्रता की धारणा की सर्वोच्चता का सिद्धांत अंतर्निहित था। इसी प्रकार तिलक का राष्ट्रवाद का दर्शन आत्मा की परम स्वतंत्रता के वेदांती आदर्श और मैजिनी वर्क, जॉन स्टुअर्ट मिल एवं विल्सन की पाश्चात्य धारणा का समन्वय था। इस समन्वय को उन्होंने स्वराज्य के शब्द के द्वारा व्यक्त किया। स्वराज्य एक वैदिक शब्द है जिसका प्रयोग महाराष्ट्र में शिवाजी के राजतंत्र के लिए किया जाता था। चूँकि तिलक का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था, इसलिए वे स्वराज्य को मनुष्य का अधिकार नहीं बल्कि धर्म मानते थे। अब तिलक का राष्ट्रवाद और पुनरुत्थानवाद। तिलक का राष्ट्रवाद कुछ अंशों में पुनरुत्थानवादी है। वे राष्ट्र में आध्यात्मिक शक्ति और नैतिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए वेदों तथा गीता के संदेश को जन जन के समक्ष रखना चाहते थे। उनके अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति की लोक कल्याणकारी और जीवनदायिनी परंपराओं की पुनः स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। 13 दिसंबर 1919 को मराठा के अंक में उन्होंने लिखा, सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है, जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है। उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपनी संस्थाओं को अंग्रेजियत के ढांचे में नहीं ढालना चाहते। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं चाहते। तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सवों को प्रोत्साहन इसलिए दिया कि उनके द्वारा वर्तमान घटनाओं और आंदोलनों
का ऐतिहासिक परंपराओं के साथ संबंध जोड़ा जा सके। तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सवों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। राष्ट्रीयता के आवेश को आध्यात्मिक रंग देने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को फिर से जागृत किया और साथ ही शिवाजी की उपासना का पंथ भी शुरू किया। गणपति उत्सव द्वारा उन्होंने एक धार्मिक उत्सव को सामाजिक एवं राजनीतिक अर्थ दिया तथा शिवाजी उत्सव द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने और संगठित करने का काम किया। तिलक का कहना था कि उत्सव प्रतीक का काम करते हैं जिनसे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। उत्सवों का दोहरा महत्व है। एक ओर तो इनके माध्यम से एकता की भावना अभिव्यक्त की जा सकती है, तो दूसरी ओर उत्सवों में भाग लेने वाले व्यक्ति ये अनुभव करने लगते हैं कि उनके संगठन और उनकी एकता को किसी श्रेष्ठतर कार्य में लगाया जा सके। राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज आदि देशवासियों में एक भावना को तीव्रता से लाते हैं और उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रसुप्त नहीं होने देते। इसे राष्ट्रवाद का प्रतीकात्मक प्रदर्शन कहा जा सकता है। एक प्रेम की भावना अभिव्यक्त की जा सकती है, एक राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को उजागर किया जा सकता है, जिससे सांस्कृतिक अभिवृद्धि होती है और उस समूह राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। तिलक के अनुसार राष्ट्रवाद कोई दृश्यमान स्थूल वस्तु नहीं है, वह तो एक भावना, एक प्रत्यय है। इस भावना को जागृत करने में देश के महापुरुषों की ऐतिहासिक स्मृतियाँ महत्वपूर्ण योग देती है। शिवाजी के मन में लोक संग्रह की भावना थी। उन्होंने कभी स्थानीय स्वार्थों अथवा समाज के किसी वर्ग विशेष के हितों की दृष्टि से नहीं सोचा, इसलिए उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभूति और ईश्वर का अवतार मानना अतिशयोक्ति नहीं है। तिलक का राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद। तिलक का राष्ट्रवाद आक्रामक था और भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें उग्रवादी राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। सन 1899 से लेकर 1904 के बीच तिलक को सक्रिय राजनीतिक आंदोलन चलाने का आवश्यक अवसर न मिल सका, क्योंकि उस समय उनके अनुयायियों की संख्या कम थी। 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का बिगुल फूंकने का स्वर्ण अवसर मिला या बहुत अच्छा मौका मिला। यह उनकी महान सूझबूझ का ही परिणाम था कि प्रादेशिक पुनर्वितरण के विरुद्ध आंदोलन शीघ्र ही राष्ट्रीय एकता का अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप बंगाल, महाराष्ट्र और असंत पंजाब राजनीतिक एकता के बंधन में बंध गए। तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष आदि नेताओं के व्यक्तित्व तथा कार्यकलापों ने वंग विरोधी आंदोलन को एक गिरे हुए राष्ट्र के पुनरुत्थान हेतु धर्म युद्ध में परिवर्तित कर दिया। नौकरशाही के तरीके ने दमन और दबाव के जो तरीके अपनाए वे राष्ट्रीय आंदोलन के पूरक बन गए। तिलक की राजनीतिक प्रतिभा के परिणाम स्वरूप ही वंग विरोधी आंदोलन स्वराज्य आंदोलन में परिवर्तित होने लगा। इस स्वराज्य आंदोलन के तरीके थे स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। फिर है स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार में स्वाधीनता संग्राम के इन दो हथियारों को लोकप्रिय बनाने में तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने स्वदेशी के संदेश को महाराष्ट्र और बरार के कोने कोने तक पहुंचा दिया तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यापकता और सफलता की संभावना का अनुमान लगाकर अपने सहयोगी द्वारा इसका संदेश गांव-गांव तक, नगर-नगर तक पहुंचाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।
यद्यपि स्वदेशी का आरंभ उदारवादियों ने एक आर्थिक आंदोलन के रूप में किया था, लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों विशेषकर तिलक के हाथों में यह एक राजनीतिक हथियार बन गया। पश्चिम भारत में स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन तिलक के साथ पहुंचा। उनके नेतृत्व में पूना में बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तिलक ने स्वदेशी का व्यापक अर्थ लेते हुए इसका प्रयोग शिक्षा में विचारों और जीवन पद्धति के रूप में किया। उन्होंने स्वदेशी का अर्थ यह भी लिया कि सने सने विदेशी विचारों को भी भारतीय जनमानस से लुप्त कर देंगे या गायब कर देंगे। स्वदेशी का की भांति बहिष्कार का भी मूल उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर दबाव डालकर उसे अपनी मांगे मनवाने के लिए विवश कर दिया जाए। जनता को समझाया गया कि ब्रिटिश सरकार की व्यावसायिक नीति भारत के आर्थिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। इससे जहां एक ओर स्वदेशी वस्तुओं को उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की भारतीय की मांगे मानने के लिए विवश होंगे। तिलक ने केसरी में लिखा है, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल ताना स्वराज्य है और स्वदेशी एवं बहिष्कार की उसकी शाखाएं हैं। अब है तिलक की स्वराज्य संबंधी अवधारणा। तिलक ने स्वराज्य की धारणा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम बनाया। उन्होंने स्वराज्य की स्पष्ट शब्दों की व्याख्या की। 1916 में लखनऊ कांग्रेस में तिलक ने भारतीयों को मंत्र दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक ने स्वराज्य को एक राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं बताया, अपितु नैतिक आधार पर इसका समर्थन किया। तिलक ने के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक देवी तत्व विद्वान रहता है, जिसकी अनुभूति के लिए आवश्यक है कि स्वधर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। यह सच्ची स्वतंत्रता कोई स्वेच्छाचारिता नहीं है, वरन विनियमित और संयमित स्वतंत्रता है, जिसकी प्राप्ति तभी संभव है जबकि ऐसी स्वेच्छाचारिता नहीं है, वरन विनियमित और संयमित स्वतंत्रता है, जिसकी प्राप्ति तभी संभव है जबकि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें लोग धर्मानुकूल आचरण कर सकें और जो जनता की नैतिक मनोभावना के अनुकूल हो। तिलक के अनुसार इस प्रकार की उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था का ही दूसरा नाम स्वराज्य है। शांति सम्मेलन को ज्ञापन। तिलक ने राजनीतिक यथार्थवाद का अवलंबन देकर पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 के अध्यक्ष क्लीमेंसो को स्मरण पत्र प्रेषित करते हुए भारत की भावी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता का चित्र प्रस्तुत किया। तिलक का ऐतिहासिक ज्ञापन भारत की परराष्ट्र नीति का महत्वपूर्ण प्रलेख है। कहा जा सकता है कि यहीं से भारत की परराष्ट्र नीति का प्रारंभ हुआ। इस ज्ञापन में कहा गया है कि एशिया की शांति और संपूर्ण विश्व में शांति की दृष्टि से यह नितांत आवश्यक था कि भारत को आंतरिक रूप में स्वशासन प्राप्त होना चाहिए। किसी भी सब राष्ट्र के ऊपर उसकी सहमति के बिना किसी अन्य राष्ट्र का शासन नहीं होना चाहिए। भारत अपने जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अपने लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करता है। चौथा, भारत अपने विशाल क्षेत्रफल, अतुल साधनों और असाधारण जनसंख्या के बल पर एशिया की प्रमुख शक्ति बनने की न्यायोचित रूप में आकांक्षा कर सकता है। पांचवा, राष्ट्र संघ में भारत को प्रतिनिधित्व का वही अधिकार दिया जाए जो अन्य ब्रिटिश अधिराज्यों को प्राप्त है। फिर है कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का घोषणा पत्र। तिलक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे और इसी कारण
से समय एवं परिस्थिति की मांग को देखकर उनका स्वशासन संबंधी दृष्टिकोण भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग में परिवर्तित हो गया। मांटफोर्ट सुधारों की योजना को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने जिस कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की, उसके चुनाव घोषणा पत्र अप्रैल सन 1920 में बनी शब्दावली उसके परिपक्व राजनीतिक चिंतन की प्रतीक थी। घोषणा पत्र में तिलक ने कांग्रेस तथा लोकतंत्र दोनों के प्रति अपनी अविचल भक्ति का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ही उपयुक्त मानते हुए भारत में शिक्षा तथा राजनीतिक मताधिकार के विस्तार को इस कार्य के दो प्रमुख शास्त्रों के रूप में माना। ये जाति अथवा रीति रिवाजों पर आधारित समस्त नागरिक धर्मनिरपेक्ष अथवा सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करने के पक्ष में थे। धार्मिक सहिष्णुता, धर्म की व्यक्तिगत पवित्रता तथा राज्य द्वारा इसको ब्रह्म आक्रमण से रक्षित करने के अधिकार एवं कर्तव्य में उनका पूरा विश्वास था। घोषणा पत्र में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को भी स्वीकार किया गया। उसमें कहा गया कि मजदूरों के लिए उचित मजदूरी तथा उचित काम के घंटों की व्यवस्था की जाएगी और पूंजीपतियों तथा मजदूरों के बीच न्यायोचित संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाएगा। उसमें रेल मार्गों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया गया। उसमें भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन करने का समर्थन किया गया। डॉक्टर बीपी वर्मा के अनुसार कांग्रेस लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र से स्पष्ट है कि तिलक में राजनीतिक यथार्थता की गहरी सूझबूझ थी और वे कोरे आदर्शवादी एवं स्वप्नदर्शी नहीं थे। लखनऊ का समझौता स्वराज्य से संबंधित कांग्रेस लोकतांत्रिक दल का घोषणा पत्र इन सब से प्रमाणित होता है कि तिलक में अपने समय की समस्याओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने और समझने की प्रतिभा थी। अब है तिलक के आर्थिक विचार। तिलक ने भारत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति पर विचार व्यक्त करते हुए भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता के ह्रास पर दुख प्रकट किया। उनके अनुसार रेल, डाकतार एवं सड़कों के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए विदेशी जेबों में जा रहे थे। विदेशी ऋण का भुगतान तथा तत्व संबंधी ब्याज भारत की आर्थिक स्थिति के खोखलेपन का कारण बना। कुटीर उद्योग तथा अन्य प्राचीन उद्योग का पतन प्रारंभ हुआ। इस स्थिति का सामना करने के लिए तिलक ने स्वदेशी का उपदेश दिया। स्वदेशी आंदोलन को तिलक ने ब्रिटिश दासता से मुक्ति का मार्ग बतलाया। बहिष्कार द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के बढ़ने की संभावना थी, अतः विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। सन 1881 में केसरी ने भारत की श्रमजीवी जनता के आर्थिक पिछड़ेपन का चित्रण प्रस्तुत किया। भारत के राष्ट्रीय उद्योगों को पनपने एवं भारतीय उद्योगपतियों का संरक्षण देने की नीति का तिलक ने जीवन पर्यंत समर्थन किया। तिलक के समाज सुधार संबंधी विचार। तिलक के समाज सुधार संबंधी विचार नंबर 1 पर है समाज सुधार के स्वाभाविक विकास का समर्थन। तिलक समाज सुधार के विरुद्ध नहीं थे, किंतु वे तात्कालिक तथा अविकल सामाजिक क्रांति के कार्यक्रम के कट्टर शत्रु थे। उनका विचार था कि सामाजिक परिवर्तन उसी प्रकार धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए जिस प्रकार किसी अवयव में परिवर्तन होते हैं। उनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा और बढ़ती हुई जागृति के साथ साथ सुधार कार्य स्वाभाविक रूप से विकसित होते रहें, यही देश के हित में है। जो सुधार ऊपर से थोपे जाते हैं और दंड के व्यय पर आधारित होते हैं वे यांत्रिक होते हैं और उनमें सामाजिक एकता छिन्न भिन्न होने का डर रहता है। तिलक चाहते थे कि
जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे और शांतिमय तरीकों से हो। तिलक का भी मत था कि समाज सुधार में आकस्मिक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति से हिंदू संस्कृति के परंपरागत नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को ठेस पहुंच सकती है। दूसरा है सामाजिक सुधार से पूर्व राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन। तिलक ने इस तर्क को अस्वीकार किया कि समाज सुधार राजनीतिक प्रगति और मुक्ति की अपरिहार्य पूर्व शर्त है। वे इस धारणा पर डटे रहे कि राजनीतिक अधिकार प्राथमिक तथा निरपेक्ष महत्व की वस्तु है। अधिकाधिक राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना भारत की सर्वोच्च आवश्यकता है। सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में नौकरशाही के हस्तक्षेप का विरोध, यानी भारत के सामाजिक धार्मिक मामलों में तिलक नौकरशाही के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि जब कोई समाज सुधार संबंधी कानून बनाया जाएगा तो उसे क्रियान्वित करना होगा, साथ ही उसको भंग करने के संबंध में उठने वाले विवादों का निर्णय करने की आवश्यकता होगी। इससे ब्रिटिश शासकों न्यायाधीशों की शक्ति का प्रसार होगा। वे इस पक्ष में नहीं थे कि नौकरशाही का सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में आक्रमण और हस्तक्षेप हो, जो अब तक स्वायत्त तथा हस्तक्षेप से मुक्त रहता चला आया था। तिलक को यह अपमानजनक मालूम पड़ता था कि हिंदू लोग नौकरशाही के समक्ष जाकर उसे सामाजिक कानून बनाने की याचना करें। चौथा, राजनीतिक आंदोलन तथा समाज सुधार की पृथकता। तिलक राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक सुधारों को एक साथ मिलाने के पक्ष में नहीं थे। उनके शब्दों में अपनी संपूर्ण शक्ति राजनीतिक अधिकारों के प्रश्न को हल करने में जुटा रहा हूँ। कुछ अन्य लोगों को चाहिए कि वे दलित वर्गों के सामाजिक उद्धार के कार्य को अपने हाथों में ले ले। फिर है जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि पर विचार। तिलक जाति पाति के भेदभाव और अस्पृश्यता के विश्वास नहीं करते थे। गणेश उत्सव के जुलूसों में नीची जातियों के लोगों को ऊंची जातियों के सदस्यों के साथ साथ अपनी अपनी गणेश प्रतिमाएं लेकर चलने की आज्ञा थी। तिलक के अनुसार अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। अस्पृश्यता को किसी भी नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक बार उन्होंने कहा था कि यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई मान्यता नहीं दूंगा।